Hi, friends. Welcome to our new episode of Know and Grow. हेलो वीनू। बहुत सारे क्लाइंट्स की एक शिकायत होती है कि जब भी वो कोई कूल शेड कराते हैं अपने हेयर में, जैसे सिल्वर, प्लैटिनम, ब्लॉन्ड, ऐश, वो कुछ दिनों के बाद ब्रासी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? वो मीन्स उसका कूल इफेक्ट चला जाता है और वो कूल से वार्म टोन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ओके। हेलो डॉक्टर सिंह। हेलो फ्रेंड्स। ब्रासी हेयर की प्रॉब्लम समझने के लिए हमें सबसे पहले कलर व्हील समझना पड़ेगा। हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, येलो, रेड एंड ब्लू। हम जितने भी तरह के हेयर कलर्स करते हैं वो सारे कलर हमारे इन्हीं 3 कलर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अचीव होते हैं। राइट। जो हमारे तीनों प्राइमरी कलर्स हैं, इसमें से जो येलो कलर है उसका पिगमेंट मॉलिक्यूल साइज सबसे स्मॉल होता है, रेड पिगमेंट साइज मीडियम होता है और ब्लू का जो पिगमेंट मॉलिक्यूल साइज है वो लार्ज होता है। राइट। तो जो ब्लू पिगमेंट साइज लार्ज होने की वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट एंड वेरी इजी टू रिमूव। तो जब भी हम ये कोई कूल शेड करते हैं, प्लैटिनम करते हैं, ब्लॉन्स करते हैं, आफ्टर सम टाइम इनका ब्लू पिगमेंट जो है वो धीरे धीरे रिमूव होता है। तो जब आपका ब्लू कलर रिमूव होता है तो यू आर लेफ्ट विद रेड एंड yellow, and the combination of red yellow, it makes it copper and brassy. So जो कलर का अपीयरेंस है वो हमको बहुत ही ब्रासी टोन देता है। दिस इज द बेसिक reason behind it. So you mean to say blue being the biggest pigment, it's very difficult to penetrate and very easy to remove. Very easy to remove. Means वो ऑलमोस्ट डोर पे ही खड़ा रहता है। जैसे ही कोई भी हेयर में स्ट्रक्चरल चेंज होता है, Exactly. तो सबसे पहला जो पिगमेंट रिमूव होता है वो ब्लू होता है। ब्लू होता है। मींस एनी काइंड ऑफ केमिकल, व्हेनेवर यू डू ऑन योर हेयर, the blue pigment removes the first. So remaining is red and yellow, and red and yellow becomes brassy. So this is the main reason behind it. अब एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। Sure. जब हम ट्रीटमेंट करते हैं लाइक नैनोप्लास्टिया, कैरेटिन या बोटॉक्स, तो अगेन हमारे हेयर का जो कलर है वो ब्रासी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तब नहीं होता। तो आप प्लीज बताइए इसके क्या रीजन है? ओके, सी रीजन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो अभी आपने बताया। द ब्लू पिगमेंट, सी जो जितने भी तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट है, जो नैनोप्लास्टिया हो गया, बोटॉक्स हो गया, कैराटिन हो गया, ये लो पीएच ट्रीटमेंट है। इनका ये नॉर्मली इनका पीएच अराउंड 2.5 पे ही ऑपरेट होते हैं। हमारे हेयर का एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है विच इज 3.67। सो इफ वी डू एनी ट्रीटमेंट बिलो दैट, तो हमारे हेयर में हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। Okay. अगर आप किसी भी लो पीएच ट्रीटमेंट अगर आप अपने हेयर पे करते हैं, तो हमारे हेयर में हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। हमारे हाइड्रोजन आयन जो ट्रांसफर होते हैं हमारे क्यूटिकल में थ्रू मीडियम, इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। सो जो प्रोटोन एक्सचेंज होता है वो पिगमेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे हेयर में से कलर पिगमेंट्स को रिमूव करता है। तो उसमें से जो ब्लू पिगमेंट है, ब्लू बीइंग द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट, दैट इज इजीली रिमूव्ड। बट येलो एंड रेड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और उनका मॉलिक्यूल साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह रिमूव नहीं होते हैं। सो दे when blue is left, so red and yellow remain within the cuticle and the hair turn brassy. Okay. However, when we do rebonding, rebonding is done at alkaline pH. So rebonding cream का जो pH होता है around 9.3, 9.1, 9.2 means it's highly alkaline. जब आपका हेयर एल्केलाइन होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। सो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होने की वजह से वो प्रोटोन एक्सचेंज, तो प्रोटोनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से पिगमेंट्स रिमूव नहीं होते।
बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो हेयर ब्रासी में कन्वर्ट नहीं होता जब आप रिबॉन्डिंग करते हैं। ओके बट जब आप कोई भी लो पीएच ट्रीटमेंट करते हैं जैसे नैनोप्लास्टिया या फिर केराटिन, तो आपका हेयर ब्रासी में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसका एक सोल्यूशन भी है। जब भी आपके क्लाइंट के हेयर ब्रासी में कन्वर्ट होते हैं, आपको एक ब्लू कलर टोनर आपको सर्विस के बाद यूज करना है। जैसे आपने आइडियली क्या होता है, जो ये नैनोप्लास्टिया बोटॉक्स होते हैं, ये पीछे से मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी उसमें ब्लू पिगमेंट्स ब्लू ऐड करके ऐड रखते करके हैं। देते हैं। बट वो एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज जिस टाइम पिगमेंट का रिमूवल हो रहा होता है उसी टाइम पे डिपोजिशन होना उतना इजी नहीं होता। राइट So adding blue pigment in the nanoplastia or keratin will do very little effect. ओके So what you need to do is, after the process is done, you call the client and you apply a toner, mixing in a conditioner or and a very low volume peroxide. peroxide can be used. Peroxide can be used very low, means Okay. even lower than 8 volume. Okay. Means ideally it should be not more than 5 or 6 volume. So you Okay. mix these three, blue pigment, peroxide of 5 to 6 volume, and good amount of conditioner. When you do this, सो जो ब्रासीनेस है वो ब्लू का डिपोजिशन होगा दोबारा से, Right. और जो हेयर की ब्रासीनेस को काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। योर हेयर विल टर्न ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर द रियल शेड विच वाज देयर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। तो ये सर्विस हम जैसे क्लाइंट को आफ्टर 48 आवर्स जो वॉश के लिए बुलाते हैं, मतलब on a safer side we call, though it is not necessary in nanoplasty or something, so we can give this service at that time. Yes, after 48 hours you can do this service. आप सिर्फ नैनोप्लास्टिया के ही क्लाइंट को नहीं, आपने जिस भी क्लाइंट का आपने कूल शेड किया है, Okay. किसी भी क्लाइंट का अगर आपने ब्लॉन्ड भी किया है, उसको आप मंथ में एक बार जब आप उनको हेयर स्पा के लिए बुलाते हैं, उस हेयर स्पा में you can add some blue pigment. Okay. And when you do this, you will be surprised that you can increase the longevity of the cool effect on the hair, because जो कूल शेड होता है वो थोड़े दिन के बाद ब्रासी में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो ही जाता है, वार्म हो जाता है कूल से। बट अगर आप पीरियोडिकली आप उसे कंडीशनिंग में पिगमेंट्स ऐड करके हेयर स्पा करेंगे तो उसकी लाइफ काफी एक्सटेंड हो सकती है। शैम्पूज भी आते हैं ब्लू, जो सिल्वर शैम्पू, सी वो भी कुछ हद तक आपका कंट्रोल कर सकते हैं ब्रासीनेस को, बट दे हैव लिमिटेशंस, बिकॉज शैम्पू बीइंग अ क्लींजिंग एजेंट, इट्स नॉट अ डिपोजिटिंग एजेंट। कंडीशनर इज अ कटाइनिक, it has a true affinity to your cuticle. So when you apply anything mixing in the conditioner, it has a better deposition in the cuticle rather than applying anything in the shampoo. Right. So आप इस तरीके से अगर आप क्लाइंट्स को ट्रीट करेंगे तो आप नैनोप्लास्टिया के बाद भी क्लाइंट का ब्रासीनेस काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आइडियली क्या होता है कि हम जब कोई क्लाइंट का कलर और नैनोप्लास्टिया साथ में करते हैं तो हम पहले कलर करते हैं, बाद में हम नैनोप्लास्टिया करते हैं। Ideally we do like that only. Yes. So क्लाइंट जो शेड मांगता है वो जब आप नैनोप्लास्टिया करते हैं तो वो लाइट हो जाता है। बाद में कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि मैंने ये शेड मांगा था बट ये लाइट हो गया। सो you can handle this problem in two ways. One is, अगर क्लाइंट ने जो शेड मांगा है उससे आप एक शेड डार्कर अप्लाई कीजिए, बिकॉज आफ्टर नैनोप्लास्टिया वो शेड लाइट होगा। सेकेंड इज, अगर आप क्लाइंट से ये पूछ लें कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, अगर क्लाइंट की प्रेफरेंस कलर है या स्ट्रेटनिंग है,
इन दोनों जो में से nano क्लाइंट effect है। की प्रेफरेंस क्या है? अगर क्लाइंट का प्रेफरेंस कलर है, they don't want to compromise with the color, so you do the nanoplastia first and then do the color. You can do that. अच्छा, this can be You done. can do that. Okay. See, after अगर नैनोप्लास्टिया के बाद भी अगर आप कलर करते हैं तो नैनोप्लास्टिया का इफेक्ट 100% नहीं कम होगा. It will definitely be lower. 30-40% कम होगा, but client will get the desired shade without compromise. So you can do that also, Oh, both ways. So this was some interesting findings. So we yes. thought let us share with our viewers. Yeah. थैंक यू सो मच, मतलब इतने सारे सीक्रेट्स और फाइंडिंग्स बताने के लिए थैंक यू सो मच. आई थिंक व्यूअर्स you can also come out of this brassiness problem whether you are doing hair coloring or nanoplastia or any other treatment on your hair. Thank you.